नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ अच्छी अच्छी कहानियाँ, हमारे क्रांतिकारियों के जीवन की कहानियाँ, हमारे जो भारतीय वीर सैनिक हैं उनकी कुछ कहानियाँ मैं आपको इस वीडियो में सुनाऊंगा। साथ ही साथ कुछ जीके पॉइंट्स भी बताऊंगा हमारे देश से संबंधित कि हमारे देश ने कितना डेवलपमेंट कर लिया है, हमारा देश ने कितनी तरक्की कर ली है। उससे संबंधित कुछ बढ़िया बढ़िया जीके पॉइंट्स भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है 15 अगस्त का जो त्यौहार है वो पूरे देश में मनाया जाना है, लेकिन कोरोना वायरस होने की वजह से स्कूल कॉलेजेस बंद है तो बड़े लेवल पर नहीं मनाया जाएगा। लेकिन हाँ, लोग अपनी अपनी फैमिली में, सोसाइटी में, गली मोहल्ले में ये त्यौहार जरूर सेलिब्रेट करेंगे। और हर 15 अगस्त को स्पीच कॉम्पिटिशन्स होती ही होती है। और आप जो स्पीच कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। मैं इस वीडियो में आपको कुछ अच्छी अच्छी जानकारियाँ दूंगा। वो सब जानकारियाँ आप अपनी स्पीच में इंक्लूड कर सकते हैं और इससे आपकी स्पीच अच्छी इफेक्टिव हो जाएगी और आपके स्पीच कंपटीशन जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात तो यह है, आप जो स्पीच तैयार कर रहे हैं उसकी लैंग्वेज पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव लैंग्वेज सुनकर सभी लोग मोटिवेट होते हैं। ओके, तो आपको अपनी स्पीच की लैंग्वेज पॉजिटिव रखनी है। ओके दोस्तों, दूसरी चीज़ ये है कि आप जैसे ही स्पीच डिलीवर करने पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपको जो वहाँ चीफ गेस्ट हैं उनको आपको विश करना है ना। मतलब आपको उनको एड्रेस करना है, उनको और सबको स्वतंत्रता दिवस की बधाइयाँ देना है। जैसे कि मैं स्पीच देने जाऊंगा तो मैं बोलूँगा, आदरणीय मुख्य अतिथि जी एवं सभी भाइयों और बहनों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस तरीके से एक दो लाइनें आपको बोल देना है और सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दे देनी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप कोई मुक्तक या कोई शायरी बोल दीजिए। अच्छे आराम से बढ़िया शायरी बोलिए, एक बढ़िया मुक्तक बोलिए। इंटरनेट पर आपको बहुत सी शायरी मुक्तक मिल जाएंगी, आप जो अच्छे से बोल सकें आप वो मुक्तक या वो शायरी आप जरूर सुनाएं। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, कहानियां सुनाएं। देखिए दोस्तों, क्या होता है, कहानियों में हर किसी को इंटरेस्ट होता है, चाहे वो बच्चे हों, जवान हों, बूढ़े हों, माताएं बहनें हों, कोई भी हो, सभी को कहानियों में बहुत ज़्यादा रुचि रहती है। तो आप जैसे ही कहानियां सुनाना शुरू करते हैं, आप सब पूरी ऑडियंस का ध्यान के अपनी ओर खींच लेते हैं, है ना। तो आप अच्छी अच्छी कहानियां सुनाइए। ठीक है, जो हमारे क्रांतिकारी हैं जैसे कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद, ये लगभग भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ऐसे हैं कि इनको सभी लोग पसंद करते हैं, है ना। और तो इनके बारे में अभी मैं एक एक दो कहानियां बताऊंगा। चंद्रशेखर आज़ाद की एक कहानी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो हमारी आर्मी है, जो हमारे वर्तमान में जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारे अभी देश की रक्षा कर रहे हैं, उनका अभिवादन करना ना भूलें, उनका भी अपने स्पीच में जिक्र करें। क्योंकि इंडियन आर्मी के लिए इंडियंस में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है ना। तो आप इंडियन आर्मी को भी एड्रेस करें अपने स्पीच में, है ना। तो इंडियन आर्मी से संबंधित भी आप कुछ कहानियां बता सकते हैं, कुछ फैक्ट सामने रख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, हमारे देश ने कितनी क्या तरक्की कर ली है आज़ादी के बाद से अब तक, या फिर अभी अभी जो ये साल है, पिछला साल है, एक दो सालों में हमारे देश ने कितनी ज़्यादा तरक्की की है, इस चीज़ का भी आपको जिक्र कर देना है। ठीक है, तो कुल मिला के इस तरीके से यदि आप फॉर्मेट फॉलो करते हैं अपना स्पीच का, तो आपकी स्पीच का जो पूरी लैंग्वेज है वो काफ़ी पॉजिटिव हो जानी है और लोगों का ध्यान हमेशा खिंचा रहेगा, है ना। तो जैसे दोस्तों, आप अपने स्पीच में मुक्तक शायरी तो बोल देंगे, उसके बाद क्या है, आप कहानियां सुनाइए। कहानियों से क्या एक पंथ दो काज हो जाते हैं। एक तो सभी को इंटरेस्ट आ जाता है कि आप क्या बोल रहे हैं, सुनने में सबको इंटरेस्ट आ जाता है। साथ ही साथ कहानियां अच्छा अच्छा संदेश भी पहुंचाती हैं, बढ़िया मैसेज भी पहुंचाती हैं। जैसे कि भगत सिंह हैं, भगत सिंह जी के बारे में लगभग सभी जानते हैं कि 23 साल की उम्र में वो शहीद हो गए थे, वो फांसी पर चढ़ गए थे। मतलब इतनी कम उम्र में उन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। तो देश के युवाओं को भी कहीं ना कहीं भगत सिंह जैसा होना चाहिए, है ना। भगत सिंह जी जैसा होना चाहिए। देखो, भगत सिंह जी का जो चरित्र अपन कह सकते हैं वह ऐसा था कि वो ना तो कुछ गलत स्वीकार कर सकते थे, ना कुछ गलत होने देते थे, है ना। वो गलत के खिलाफ आवाज उठाते थे। अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे, वो
अंग्रेजों के खिलाफ उनने आवाज उठाई निडर होके, है ना। गांधी जी की जो विचारधारा थी उससे भगत सिंह जी बिल्कुल सहमत नहीं थे, लेकिन फिर भी वो गांधी जी की रिस्पेक्ट करते थे, वो गांधी जी की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। विचारधारा भले ही मैच ना करे, लेकिन वो गांधी जी की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। तो ये संदेश जाता है हमारे देश के युवाओं के लिए कि जो अपने से बड़े हैं, जो अपने से वृद्धजन हैं, उनका आप सभी सम्मान करें। भले ही उनकी विचारधारा आपसे मैच ना करती हो, लेकिन उन सभी का सम्मान करना चाहिए। और देश में हमें एक देश में जो भी गलत हो रहा हो, चाहे वो कोई भी करे, सरकार करे या फिर कोई भी व्यक्ति करे, उसके विरोध में हमें खड़ा होना चाहिए, है ना। तो ये भगत सिंह जी के जीवन से हम ये देश के युवाओं का ऐसा संदेश दे सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद को ले लीजिए। चंद्रशेखर आजाद के बारे में एक कहानी मैंने पढ़ी थी। आप में से यदि कोई सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में पढ़ता हो तो वहाँ एक नैतिक शिक्षा की किताब मिलती है उस स्कूल में। तो उस नैतिक शिक्षा की किताब में बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ रहती हैं हमारे क्रांतिकारियों के बारे में। उनमें से मैंने एक कहानी पढ़ी थी चंद्रशेखर आजाद के बारे में। जब चंद्रशेखर आजाद कॉलेज में पढ़ाई किया करते थे, तो उस समय क्या था कि कॉलेज में कुछ जो जमींदार हैं उनके बेटे थे, मतलब उनके बेटे भी पढ़ते थे उसी कॉलेज में। तो जमींदार बहुत अमीर हुआ करते थे और उनके बेटे फिर बस वही अमीर 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 पिता की बिगड़ी औलाद, है ना। तो बस वो आते थे, वो पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे, गुरुओं का सम्मान नहीं करते थे, है ना। मतलब कुल मिला के गुंडागर्दी करते थे कॉलेज में। एक बार क्या हुआ, एक बार उन्हीं जमींदारों के लड़कों ने और अंग्रेजों ने मिलके, कुछ अंग्रेजी लड़के भी होंगे, उन सभी ने मिलके कॉलेज में लड़कियों को छेड़ना शुरू कर दिया। बस यही बात थी कि चंद्रशेखर आजाद को पसंद नहीं है। तो जैसा फिल्मों में दिखाते हैं ना, एक अकेला हीरो 4-5 गुंडों को मार रहा है, ऐसा चंद्रशेखर आजाद ने रियल में किया था। उनसे वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने अकेले ही वो 4-5 जितने भी जमींदार के लड़के थे, वो नहीं डरे कि ये अमीर हैं, कि अंग्रेज हैं, ऊंची पहुंच वाले हैं, वो बिल्कुल नहीं डरे। उन्होंने जो नारियों के प्रति जो भी गड़बड़ होती देखी, उनने बर्दाश्त नहीं की और उन्होंने अकेले ही उन 4-5 लड़कों को बहुत बहुत बुरी तरह पीट दिया। तो ये होता है असली शक्तिशाली व्यक्ति, है ना। ये होती है कि हमें औरतों की रिस्पेक्ट कैसे करनी चाहिए, है ना। चंद्रशेखर आजाद की इस कहानी से हम देश के युवाओं को और देश के जितने भी पुरुष हैं, उन सभी को हम ये संदेश दे सकते हैं कि रिस्पेक्ट करनी है और बलशाली बनना है तो चंद्रशेखर आजाद जैसा बनिए, है ना। देखिए, तो यहाँ पे ये आप इस तरीके की कहानियाँ इंक्लूड कर सकते हैं। देखिए, आप उनकी कहानियाँ सुनाएंगे, इस बहाने आपने उनको श्रद्धांजलि भी दे दी, हमारे जो क्रांतिकारी हैं, आपने उनको श्रद्धांजलि भी दे दी और साथ ही साथ में आपने क्या किया, आपने उन्हें याद भी कर लिया, है ना, 15 अगस्त के दिन। और उन्हें याद करना भी चाहिए हम सभी को, आखिरकार उन्हीं ने आज़ादी दिलाई है ना। चलिए, ये होने के बाद थोड़ा हमारे सेना नायकों को भी याद कर लीजिए। जैसे कि आप लोगों को बताऊं, हमारे भारत में जो सेना में जो सैनिक वीरता दिखाते हैं तो उनका सम्मान होता है ना। और सर्वोच्च सम्मान है परमवीर चक्र का मिलना, परमवीर चक्र। तो सबसे पहला परमवीर चक्र मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा जी को, है ना। तो सबसे पहला परमवीर चक्र मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा जी को। इनकी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिए मेजर सोमनाथ शर्मा जी की कहानी। मेजर सोमनाथ शर्मा जी क्या कर रहे थे, हॉकी खेल रहे थे। तो हॉकी खेल रहे थे, तो हॉकी खेलते खेलते वो गिर गए, तो उनका बायां हाथ फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, उनका बायां हाथ फ्रैक्चर हो गया और बस वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। अब हुआ ये, 22 अक्टूबर 1947 को भारत पाकिस्तान युद्ध छिड़ गया। अब जैसे ही भारत पाकिस्तान युद्ध छिड़ गया तो मेजर सोमनाथ शर्मा जी ने जिद की कि मुझे भी लड़ने जाना है लड़ाई में। तो उनके सीनियर ऑफिसर ने कहा कि भाई तुम्हारा तो हाथ टूटा है, तुम कैसे लड़ने जाओगे। लेकिन मेजर सोमनाथ शर्मा जी नहीं माने, उनने कहा मैं तो लड़ने जाऊंगा ही जाऊंगा और जाऊंगा। उन्होंने बहुत जिद की, उनके ऑफिसर मना करते रहे, नहीं हम आपको नहीं भेज सकते, आप फ्रैक्चर्ड हैं। लेकिन उन्होंने बिल्कुल बात नहीं मानी, उन्होंने बहुत जिद की और आखिरकार मेजर सोमनाथ शर्मा जी को उनके सीनियर ऑफिसर्स ने युद्ध में जाने की इजाज़त दे दी। मेजर सोमनाथ शर्मा जी के बाएं हाथ में गोली लगी, बाएं हाथ में फ्रैक्चर था। इसके बावजूद जब वो लड़ने गए तो उनकी जो टुकड़ी थी, उनकी जो सेना थी, छोटी सी टुकड़ी थी,
उसको 500 पाकिस्तानी सैनिकों ने घेर लिया था। तीनों ओर से गोलीबारी हो रही थी उनके ऊपर और उनकी टुकड़ी के ऊपर। वो चाहते अपनी टुकड़ी को लेकर पीछे आ सकते थे, लेकिन नहीं आए। उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। वो युद्ध क्षेत्र से पीठ दिखाकर वापस नहीं लौटे। उन्होंने वहीं पर लड़ाई की। 500 पाकिस्तानी सैनिकों को इतना उन्होंने और उनकी टुकड़ी ने मिलकर इतना बुरी तरीके से आक्रमण किया उन पर कि वो 500 पाकिस्तानी सैनिक आगे नहीं बढ़ पाए। बहुत बड़ी क्षति पहुंची थी पाकिस्तानी सेना को उस टाइम पे। और आखिरकार किसी भी तरीके से उन्होंने उन दुश्मनों को कश्मीर घाटी से खदेड़ दिया। तो ये थी हमारी मेजर सोमनाथ शर्मा जी की कहानी, जो कि एक रियल हीरो है ना। आप और सुन लीजिए। परमवीर चक्र हवलदार अब्दुल हमीद को भी मिला था। अब हवलदार अब्दुल हमीद की कहानी भी सुनिए। इनकी कहानी बड़ी अच्छी कहानी है ना। इनकी बीता की कहानी सुनिए। देखिए क्या हुआ, 1965 को जब भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था तो पाकिस्तान के पास एक बहुत अच्छी क्वालिटी के टैंक थे। पैटर्न टैंक नाम था टैंक्स का। तो वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के पैटर्न टैंक थे। वो पैटर्न टैंक लेकर इंडिया पे हमला कर रहा था। जो जगह का नाम है मुझे याद नहीं है। वहाँ पर अब्दुल हमीद जहाँ पे प्रेजेंट थे, वहाँ पर जब ये पाकिस्तानी पैटर्न टैंक आ रहे थे, वहाँ से काफ़ी सारे पाकिस्तानी पैटर्न टैंक आ रहे थे, तो अकेले वीर अब्दुल हमीद ने अकेले अपनी रिकॉयलेस गन से ही 8 पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों को धराशायी कर दिया, बर्बाद कर दिया था, है ना। मतलब उन्होंने 7 टैंक बर्बाद कर दिए थे। पाकिस्तानी सेना परेशान हो गई थी कि यार मतलब ये क्या है कि एक अकेला भारतीय सैनिक हमारे पैटर्न टैंकों पे भारी पड़ रहा है। तो पूरी पाकिस्तान मतलब कि वहाँ उस फील्ड में उस जगह पे जितने भी पाकिस्तानी आर्मी थी, जितने पाकिस्तानी सैनिक थे, सबने फोकस कर लिया किन पर, वीर अब्दुल हमीद पर, कि ये जो है सबसे पहले तो इसको ख़त्म करो तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। सबने इकट्ठा हमला कर दिया वीर अब्दुल हमीद पर। वीर अब्दुल हमीद को चारों ओर से घेर लिया और इनको घेर लिया, तब भी ये आगे बढ़ते गए। ये चाहते तो पीछे हट सकते थे, लेकिन ये पीछे नहीं हटे, ये आगे बढ़ते गए। सामने से एक और पैटर्न टैंक आ रहा था, उसने इन पर गोला छोड़ दिया और उसी टाइम पे इन्होंने अपनी रिकॉयलेस गन से उस टैंक पर भी हमला कर दिया। और एक साथ जो इनकी जीप थी, अब्दुल हमीद जिस जीप पर सवार थे, वह जीप भी डैमेज हो गई और साथ ही साथ में वो टैंक था, पैटर्न टैंक था, वो भी बर्बाद हो गया, वो भी ख़त्म हो गया टैंक। तो ऐसे थे हमारे वीर अब्दुल हमीद की कहानी। तो इस तरीके से जो हमारे अभी इस समय जो हमारे वीर सैनिक हैं, इनको याद करना भी बहुत ज़रूरी है। ये कुछ कहानियां हैं जो आप अपनी स्पीच में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी कहानियां हैं। एक तरीके से हम श्रद्धांजलि भी दे सकते हैं जो हमारे देश के लिए शहीद हो गए, उन वीरों के लिए। और साथ ही साथ हमारी स्पीच भी काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाएगी इन कहानियों के माध्यम से, है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब सबसे लास्ट में क्या करना है आपको, स्पीच की लास्ट में आपको इतना करना है कि थोड़े 3-4 पॉइंट आपको इंडिया ने जो प्रगति की है, जो इंडिया डेवलपमेंट कर रहा है साइंस की फील्ड में विशेषकर की, है ना, डिफेंस के फील्ड में इंडिया जितनी भी तरक्की कर रहा है, आपको वो अचीवमेंट्स गिना देने हैं, है ना। जैसे कि मिशन मंगल हो गया है, दुनिया का सबसे सस्ता मार्स मिशन किसने बनाया, इसरो ने बनाया, है ना। मतलब कि ये इंडियंस की बुद्धि का लोहा है। देखिए हम इंडियंस कितने होशियार होते हैं, कम पैसों में कितना अच्छा काम किया हमने, है ना। हमारा काम चाइना के काम जैसा नहीं होता है कि पैसा सस्ता हो और माल भी बकवास हो। हमारे इंडिया का जो काम होता है ना, वो काफ़ी अच्छा होता है ना। मिशन मंगल इसकी एक मिसाल है। इसरो ने ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है दोस्तों, जो सैटेलाइट होते हैं ना, वो सैटेलाइट रॉकेट के जरिए लॉन्च किए जाते हैं। तो इसरो ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इस मामले में। इसरो ने 104 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं एक रॉकेट से, है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए। ओके, इसके अलावा दुनिया का सबसे छोटा सैटेलाइट है, वह है कलाम सैट, और जिसका वजन मात्र और मात्र 64 ग्राम है। 100 ग्राम भी नहीं है दोस्तों। आपका जो मोबाइल फ़ोन होता है ना, उससे ज़्यादा हल्का उसने एक दुनिया का सबसे छोटा सैटेलाइट है जिसका नाम है कलाम सैटेलाइट। ओके, कलाम सैट।
थोड़ा आपको इसके बारे में मैं कहानी सुना देता हूँ, कलाम सेट के बारे में। देखिए दोस्तों, जैसे कि अपनी इंडियन गवर्नमेंट है, वह क्विज एंड कॉम्पिटिशन्स कराती रहती है ना। ऐसे ही नासा ने एक कॉम्पिटिशन कराया था। नासा ने एक कॉम्पिटिशन कराया था कि हमें हमें एक कार्बन फाइबर पॉलीमर, एक मटेरियल है, सैटेलाइट बनाने का एक मटेरियल है, कार्बन फाइबर पॉलीमर। ठीक है। तो नासा ने कहा कि हमें एक टेस्ट करना है, हमें इस मटेरियल की सैटेलाइट बनानी है और देखना है कि ये सैटेलाइट अंतरिक्ष में काम कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ये मटेरियल अंतरिक्ष में टिक पाएगा कि नहीं टिक पाएगा। इसलिए उसने एक कंपटीशन कराया, वर्ल्ड वाइड कंपटीशन कराया, जिसमें लगभग 57 देशों के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। लगभग 90,000 लोगों ने सैटेलाइट डिजाइन्स दिए थे वहाँ पे, है ना। तो उन्होंने ये कंपटीशन कराया और उस कंपटीशन में हमारे तमिलनाडु में एक सरूक करके लड़का है, 18 साल का लड़का था वो, उसने भी पार्टिसिपेट किया था और उसी ने बनाया था कलाम सेट। ठीक है। ये कलाम सेट जो सैटेलाइट है, ये बहुत छोटा सा सैटेलाइट है, मात्र 64 ग्राम का सैटेलाइट है ना दोस्तों। तो ये जो सैटेलाइट है स्पेशली डिजाइन किया गया था, जो कार्बन फाइबर पॉलीमर बॉडी है सैटेलाइट की, वो अंतरिक्ष में कितनी देर तक टिक पाती है कि नहीं टिक पाती है, इस पर्पज के लिए यह सैटेलाइट तैयार किया गया था। तो देखिए दोस्तों, ये भी ना मतलब एक कमाल की बात है। हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो मतलब जो देश है, हमारे देश की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वह देखिए कितनी शानदार है। लगभग 90,000 लोगों में से एक 18 साल का इंडियन लड़का, जिसका नाम था सरूक, उसने कलाम सेट बनाया, है ना। उसने सैटेलाइट बनाया और नाम भी नाम भी दिया, तो एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर दिया, कलाम सेट। ठीक है दोस्तों। बाद में ये कलाम सेट सैटेलाइट एक रॉकेट से लॉन्च किया गया, मतलब ढेर सारे सैटेलाइट के साथ साथ ये छोटा सा सैटेलाइट भी लॉन्च किया गया अंतरिक्ष में। यह अच्छे से वर्क भी किया, तो यह एक काफ़ी सक्सेसफुल सैटेलाइट था। ठीक है दोस्तों। इसके साथ साथ आप और भी अचीवमेंट्स गिना सकते हैं, जैसे कि अभी कोरोना वायरस से पूरी दुनिया परेशान है, तो कोविड-19 के मामले में भी इंडिया ने काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट किए हैं। जैसे कि दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 टेस्टिंग किट है, उसका नाम है कोरोश्योर, है ना। कोरोश्योर दुनिया की सबसे सस्ती टेस्टिंग किट है। इसे आईआईटी दिल्ली ने बनाया था और ये जो टेस्टिंग किट है, ये 3 घंटे में रिजल्ट दे देती है कि जो सामने वाला पेशेंट है वह कोरोना पॉजिटिव है या फिर कोरोना नेगेटिव है। ठीक है दोस्तों। तो ये जो कोरोश्योर है, ये जो आईआईटी दिल्ली ने बनाया था, ये दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 टेस्टिंग किट है। हमने शुरुआत में जब कोरोना वायरस इंडिया आया था, तो हमने शुरुआत में चाइना से कोविड-19 टेस्टिंग किट्स मंगवाई थी और साथ में पीपीई किट्स भी मंगवाई थी, और उन्होंने इतनी घटिया किट्स भेजी थी कि उनसे कुछ जो टेस्टिंग किट थी उनसे तो पता ही नहीं चलता था कि आदमी, मतलब वो गलत गलत रिजल्ट देती थी, है ना। और जो पीपीई किट थी, वो भी ऐसी किट इतनी घटिया क्वालिटी की थी कि उसके अंदर पीपीई किट पहनने पर भी जो डॉक्टर्स थे और जो पुलिसकर्मी थे, वो सभी कोरोना इन्फेक्टेड हो जाते थे। तो इंडिया ने चाइना से ये सारी टेस्ट पीपीई किट और टेस्टिंग किट, ये दोनों मंगाना बंद कर दिया था। तो इंडिया ने डिसाइड किया था कि हम टेस्टिंग किट इंडिया में ही बनाएंगे और पीपीई किट भी इंडिया में ही बनाएंगे। तो सबसे सस्ती, दुनिया की सबसे सस्ती जो कोविड-19 टेस्टिंग किट है, वह है कोरोश्योर, और वो भी आईआईटी दिल्ली ने बनाई है ना। ये 3 घंटे में रिजल्ट दे देती है और खर्च आता है मात्र 300 रुपये, है ना। तो इस तरीके से। और अच्छा, पीपीई किट की बात करें तो पीपीई किट ऐसा था कि कोविड-19 से पहले इंडिया में पीपीई किट बनती ही नहीं थी, है ना। वो पीपीई किट आपने देखी होगी, डॉक्टर्स जो पहने रहते हैं ना, सफ़ेद रंग का पूरा पहने रहते हैं, है ना, जिलेटिन टाइप का, पॉलीथीन टाइप के कपड़े पहने रहते हैं, वो होती है पीपीई किट। तो इंडिया में वो पहले नहीं बनती थी, लेकिन कोरोना वायरस के दौरान इंडिया ने एक्शन लिया और अभी तक हम जो 3-4 महीने में हमने लगभग 1,20,00,000 से भी ज़्यादा पीपीई किट बना दी हैं, है ना। तो दोस्तों, इंडिया जो है साइंस के फील्ड में काफ़ी अच्छी तरक्की कर रहा है और ऐसे ही इंडिया आगे डेवलपमेंट करता रहेगा। आप और भी इंडिया के ऐसे बड़े बड़े अचीवमेंट्स आप सर्च कर सकते हैं और अपनी स्पीच में इंक्लूड कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरीके से स्पीच बनाएंगे, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव स्पीच भी होगी आपकी और आपकी स्पीच काफ़ी अट्रैक्टिव भी होगी, है ना। तो ये सब जानकारियाँ आप अपनी स्पीच में इंक्लूड कीजिए
और बढ़िया कंपटीशन जीतिए। मेरी तो बस यही कामना है। और दोस्तों, इसी तरीके की जानकारियों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए स्टडी एंड चैनल को। धन्यवाद।